गुड ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जीआईसी लेक्चरर का देखेंगे और हमने दो वीडियो में 25 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया था और अब जो अध्ययन करेंगे 26 क्वेश्चन से आपके स्टार्टिंग होगी। तो अगर जिन लोगों ने मेरे दो वीडियो नहीं देखे हैं वो इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। तो 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मुग़ल कालीन नहर का निर्माण फिरोज़ शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो पहले 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पहला है शेख नूनी और साहब नहर और नहर ए बिहित्स और डी नंबर दिया गया है नहर ए आगरा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सही बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी नहर हो जाएगी? तो उस नहर का नाम हो जाएगा साहब नहर। कौन सी नहर? साहब नहर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी हो रहा है। ठीक, तो आगे इसकी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और चर्चा में देखते हैं कि ये फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा बनाई गई नहरों में उलूग खानी नहर तथा रजवाही नहर सबसे महत्वपूर्ण थी। मुग़ल कालीन साहब नहर का निर्माण फिरोज़ शाह की रजवाह को पुनर्जीवित किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा? 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो 27 नंबर क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नवरस, ध्यान रखिएगा कौन सी किताब पूछा है, किताब ए नवरस नामक पुस्तक का लेखक था। तो कौन था इसमें? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, बी नंबर दिया गया है अली आदिल शाह, सी नंबर दिया गया है कुली कुतुब शाह और अकबर द्वितीय। तो इसके बारे में देखते हैं और तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ठीक, कौन सा हो जाएगा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बारे में देखते हैं तो क्या दिया गया है। इब्राहिम आदिल शाही वंश के 5वें बादशाह इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नवरस नामक पुस्तक की रचना दक्कनी भाषा में किया था। कौन सी भाषा? तो हो जाएगा ये दक्कनी भाषा, जो दक्कन के पठार जानते होंगे। इस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जगत गुरु बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जगत गुरु बादशाह के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, जगत गुरु बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है। ठीक, तो किसको? आदिल शाह द्वितीय को जगत गुरु बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक्स ला क्या है? एक्स ला साइपेल 1948 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेज़ों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, नीचे दिए गए कोटों में सही उत्तर चुनिए और कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है पहला है केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, केवल 1 और 2 दोनों सही हैं, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही हैं। तो इसमें से जो बनेगा आपका ऑप्शन वो कौन सा बन जाएगा? वो ऑप्शन बनेगा आपका सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं।
थोड़ा सा, और इन व्याख्याओं को आप लोग कायदे से सुना करें और इन्हीं व्याख्याओं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो व्याख्या होगी वो कौन सी हो जाएगी? सी नंबर सही है। तो अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 के बीच चला था। यह युद्ध यूरोप में 1748 ईस्वी एक्स ला सापेल संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को पुनः मद्रास प्राप्त हुआ और ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार विवाद भी आपसी सहमति से सुलझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 का प्रैक्टिस सेट है जीएससी लेक्चरर का। तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सिक्किम राज्य, तो सिक्किम राज्य के बारे में पहला दिया गया है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड ऑकलैंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप अगर आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो इसमें दिया गया है जो ऑप्शन है वो सही कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बनेगा कौन सा? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक, क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ही ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में राज्य हड़प नीति लागू की और इसी के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में कई ऐसे कार्य किए जिसके कारण वो प्रसिद्ध रहा। इसने 1853 में आप लोग जानते होंगे कि इसने क्या किया था, भारत में प्रथम मतलब रेलगाड़ी चलवाई थी, ठीक, जो दिल्ली से ठाणे के बीच में चली थी, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और अगर हम बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, तो इन्होंने 1829 में क्या किया था? कब? 1829 में इन्होंने वो सती प्रथा का अंत किया था, जो भारत की सबसे बड़ी कुरीति थी। और अगर हम वारेन हेस्टिंग्स से बात करें, हेस्टिंग्स की, तो इन्होंने क्या किया था? कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक। और उसके बाद ऑकलैंड के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, इसकी मरम्मत कराई थी और इसी के इन्होंने ही ग्रांड ट्रंक रोड दिया था नाम। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सब इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, सब सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे और वीडियो थोड़ा स्किप मत किया करें, पूरा देखा करें। अगला क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आएगा आपका वो 13 क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक। ए है आपका ए के गांधी, एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था, ठीक। तो बात करेंगे द्वितीय गोलमेज की, तो इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। बाकी लोगों ने भाग लिया है, एम के गांधी ने लिया, सरोजिनी नायडू ने लिया और पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया है। तो प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 सितंबर, ठीक, 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है, ध्यान रखना। पहला 30 में हुआ है, ठीक। और इसका जो प्रतिनिधि किया था, ठीक, इसमें भाग लिया था किसने लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक। और क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि महात्मा गांधी ने जो द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था वह किस मतलब किस जहाज़ से गए हुए थे? तो उस जहाज़ का नाम है राजपूताना जहाज़, ठीक। जो शिप है वो कौन सी है? उस शिप का नाम है राजपूताना शिप, ठीक। क्या नाम है? राजपूताना, ठीक, पूताना
समझ में आया? यहाँ थोड़ा जगह कम है। राजपूताना शिप से गए हुए थे महात्मा गांधी ने, ठीक। और द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो सूची को मिलान करना है और देखिएगा सूची कौन सी सही है। तो आइए मिलान करते हैं और ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग अगर मिलान करना चाहते हैं तो मिलान कर लीजिए, ठीक। पहला जो दिया गया है आपका जजमानी। जजमानी क्या है? जजमानी व्यवस्था कहाँ है? अपने यूपी में चल रही है, ठीक। जजमानी व्यवस्था कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक। और 12 बुलूट, तो 12 बुलूट कहाँ है? तो 12 बुलूट हो जाएगा आपका कहाँ से? कर्नाटक में, ठीक। तो बी का 2। और अगर मिरासी, मिरासी कहाँ हो जाएगा? मिरासी हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऐसा भी मिरासी महाराष्ट्र, उसी शब्द से याद कर लेते हैं। तो अडेडा, अडेडा तमिलनाडु में है, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा कौन सा बनेगा? स्वयं आप देख लीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन, सब के सब सही हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? वो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी, ठीक। कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन बी। ध्यान दीजिए, पहले का एक देखो, ए का 1, बी का 3, बी का 3 दिया है, समझ में? तो ये शायद सुमेलित है। तो बी का सी दिया गया है, सॉरी ये गलत हो रहा है ना, तो लगता है ये नहीं सही है, ठीक। तो बी का 3, बी का क्या हो जाएगा? 3 बनेगा, ठीक। ए बी का 3, तो शायद गलत मिलान हुआ है अगर देखा जाए तो। बी का 3, ठीक। ए बी, हाँ बी का 3 ही है, बी का 3। और तो इसमें भी ये क्या है आपका? गलत है। देखिएगा जो बी का है वो कौन हो जाएगा? तो बी का 3 बनेगा, ठीक। बी का 3। और फिर अडेर का ये हो गया, और फिर मिरासिस का कर्नाटक हो जाएगा, ये बनेगा सही, ठीक। तो ये ऑप्शन आपका सही हो रहा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची को नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो पहला दिया गया है, देखेंगे द क्या है? द स्टोरी ऑफ माया डिपोर्टेंस। तो इसका जो मिलान होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका मिलान बनेगा 3, ठीक। 1 का 3, 1 का क्या होगा? 1 का हो जाएगा 3। इसने किसने लिखा है? ये किताब याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो 1 का 3 बनेगा, अर्थात लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और गीता रहस्य, गीता रहस्य को आपको पता होगा ना, गीता रहस्य किसकी है? तो गीता रहस्य हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक की, ठीक। तो एक बी का 4। और ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन ए मेकिंग, तो सी का किससे मिलान करेंगे? तो सी का मिलान करेंगे आप, सी का मिलान सुरेंद्र बनर्जी, इससे सी का बन जाएगा। और डी का इंडिया मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ाद, आज़ाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। तो इस तरह से देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। आपका सही हो रहा है ए नंबर, ठीक। 3 का 1 और बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, ठीक। तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। आराम से आप लोग पॉज करके देखिए, ठीक। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट ई पार्क, लुई और रॉबर्ट
रेडफील्ड और लुई वर्थ और लुई डुमांट। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो इसमें आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ए नंबर क्या है? रॉबर्ट ई पार्क। सीमांत क्या है? याद रखेंगे किसकी? सीमांत व्यक्ति की कल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? रॉबर्ट ई पार्क। याद रखेंगे किसको? सीमांत व्यक्ति के बारे में कह रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन समाजशास्त्री रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। ठीक, और कब दिया था? वो 1864 ईस्वी में दिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? सबको पता होगा शायद, सरल क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? हैदर अली। ठीक, हैदर अली के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो हैदर अली फ्रांसीसियों की सहायता से आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना डिंडीगुल में की थी। कब किया था? तो 1755 में किया था। ठीक, 1755। ठीक, 55 में हैदर अली मैसूर का वास्तविक संस्थापक। ठीक, अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि मैसूर का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो था कौन सा? हैदर अली। और ये किसका सामंत था? तो ये चिक्का कृष्णराज का जो उसके दरबार में रहता, मतलब सेनापति था। ठीक, एक सैनिक था, समझ में। और उसकी 2 भाई थे, है ना, देवराज और नंदराज, समझ में। और उन दोनों ने शासन सत्ता नहीं संभाल पाई। फिर किसने संभाला? तो इसी ने हैदर अली ने संभाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन दिया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और एक को कारण और आर कहा गया है। और दिया गया है कथन ए, ब्रिटिश सरकार ने भारत को अलग अलग भाग में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की थी। बात बिल्कुल सही है। ठीक, बात बिल्कुल सही है कि अलग अलग व्यवस्थाएं उन्होंने लागू किया था। और अलग अलग व्यवस्था लागू होने के बाद कथन आर देखो क्या कह रहा है। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग गए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिएगा। तो सही उत्तर क्या है, आइए देखते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन बनेगा कौन सा बनेगा? दिया गया है ए और बी दोनों सही हैं, और ए आर की सही व्याख्या करता है। बी नंबर दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दूसरा दिया गया है सी नंबर, ए सत्य है परंतु आर गलत है। और डी दिया गया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें सही कौन सा होगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है ए और आर दोनों सही हैं, और आर और ए सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 सही होगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? संविधान, ये राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन है आपके, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कौन से? ए नंबर क्या है? 9, फिर 5, फिर 3, फिर क्या दिए गए हैं? हाँ 4। तो 9 और 4, 3, सॉरी ये 6 है। तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका सही हो जाएगा कौन सा? ए 9। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था की जो स्थापना के बारे में है वो भारतीय संविधान के भाग 9 में सम्मिलित है। और
73वें संविधान संशोधन, आप लोगों को पता होगा 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसको 92 और 93 में, ठीक, 1992 और 93 में क्या किया गया था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक, 1992 और 93 में क्या दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। भारतीय संघ में तीसरा तल बोले तो क्या, तीसरा तल बोले तो अभी बता रहे हैं तीसरा तल क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है 1990, बी नंबर 1991 और सी नंबर 1992 और डी नंबर दिया गया है कौन सा 1993 में। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा 1993 में तीसरा तल जोड़ा गया, ऑप्शन ए सही होगा। आइए देखते व्याख्या। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इसमें स्थानीय सरकार में किया गया है। क्षेत्रीय को बोलते क्या, स्थानीय सरकार। ठीक, इसमें किया गया था 92 मतलब 93 संविधान संशोधन, वही कौन सा 73वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन हो गया, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था 93 में। ठीक, 1993 में है। ठीक, इसमें किया था और इसी में क्या है तृतीय तल को जोड़ा गया था, अर्थात पंचायती राज व्यवस्था को इसमें जोड़ा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। तो नए राज्य की स्थापना संसद कर सकती है ना। उसके बाद नए राज्यों, आप स्वयं अपना आंसर अपने मन में सोच सकते हैं। तो क्या दिया गया है, नए राज्यों का गठन और राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो इसमें कौन सा संभव नहीं है, नहीं पूछा, याद रखिएगा कौन सा नहीं पर गोला ज़रूर लगाइएगा क्योंकि हाँ में चला जाता है। ठीक, अक्सर ये होता है। तो ऑप्शन कौन सा आपका ये इसमें सही कौन सा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, डी है, नए राज्यों का प्रवेश। ये संसद के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, संविधान के लिए, समझा, संसद के नए राज्यों के प्रवेश में यह भाग 3 में दिया गया है। ठीक, तो वर्तमान समय में सीमा में जो परिवर्तन किए जाते हैं इसी के अंतर्गत। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। ठीक, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेकंड नंबर दिया गया है, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग या 4 नंबर दिया गया है भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक को। तो किसको संसद नहीं हटा सकती, याद रखिएगा कौन सा भूमिका नहीं है संसद को तो हटाने की। तो उसमें कौन सा है ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, केवल 3 होगा। कौन सा सही होगा, 3 होगा। तो 3 के बारे में देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये उच्चतम न्यायालय एवं केवल 3 है, ध्यान रखिएगा कौन सा, अध्यक्ष वाला, इनको नहीं हटा सकता। तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार के एवं असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसको हटाया जा सकता है। ठीक, लेकिन इसमें दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग को हटाने के लिए राष्ट्रपति की भूमिका नहीं। ठीक, तो ये संसद द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सा, डी नंबर सही होगा, 3 वाला। कौन सा, ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो 40 नंबर क्वेश्चन में दिखाया गया क्या है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें, राज्यपाल में निहित होगा।
पंचायती राज के बारे में दिया गया है। और भारत के निर्वाचन आयोग में या जिला पंचायत राज अधिकारी में या राज्य निर्वाचन आयोग में, तो किस में है जो निर्देशन दिया गया है पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में, मतलब चुनाव के लिए। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा? डी। अर्थात बोले तो क्या हो जाएगा आपका? कौन सा? राज्य निर्वाचन आयोग। जो स्थानीय सरकार को जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है, समझ में आया? लेकिन संसद का अगर चुनाव होगा तो उसका कौन कराएगा? तो संसद कराती है। चुनाव आयोग मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, और राज्य का भी चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग ही कराता है, तो ध्यान रखिएगा, समझ में आया? और भारत में चुनाव निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है कब हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की जाए तो 25 जनवरी 1925 एक है ना, 1950 इसकी स्थापना हुई निर्वाचन आयोग की। कब? 25 जनवरी 1950 को हुई थी, याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये स्थानीय जो शासन व्यवस्था है वो 3 स्तर पर है, ठीक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से स्तर पर है, समझ में? और पंचायती ये जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन के बारे में ये भारतीय संविधान के भाग 15 में दिया गया है इसका प्रावधान, ठीक। किसमें? भारतीय संविधान के भाग 15 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? कौन सा? सतर्कता आयोग। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? सतर्कता आयोग। तो ऑप्शन नंबर दी गया अनुच्छेद 268 आर्टिकल 268 और आर्टिकल दिया गया बी नंबर आर्टिकल 280 और आर्टिकल 276 और इनमें से कोई नहीं। तो आइएगा इसमें देख लेते हैं इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा। किसके बारे में पूछा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसमें से कौन करता है? कोई नहीं करता है, ठीक। कौन हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन बनेगा कौन सा? डी नंबर। आइए इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? बोले तो 1964 में किया गया था। कब किया गया था? सतर्कता आयोग का गठन 1964, ठीक। 1964 में सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, समझ में? और इसमें कोई अनुच्छेद का वर्णन नहीं है, समझ में? और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम कब बना था? 2003 में बना था। कब बना था? 2003। यह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जैसे लेक्चरर के लिए, तो ध्यान रखना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा पूछा गया? नहीं है सुमेलित, बाकी सब सुमेलित हैं। अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में अगर बात की जाएगी तो कौन सा सही होगा? अंतर्राज्यीय परिषद तो 263 के अंतर्गत आएगा, सही है। वित्त आयोग 280 सही है। अगला देखिएगा, प्रशासनिक न्याय प्राधिकरण, ये क्या किस में है? 223 में है, सही है। और कौन सा सही नहीं है? और संघ लोक सेवा आयोग 315, तो 315 में है, ठीक। तो इसमें ये लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? सी माना है, ध्यान रखिएगा। इस आंसर का मतलब ये विवादित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा है? विवादित क्वेश्चन है। तो विवादित क्वेश्चन होने के नाते इसमें जो प्रशासन ने ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक, ये सही होगा, लेकिन माना इसको आयोग ने माना है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बाकी सब सुमेलित हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में कहा नहीं सुमेलित है। कौन नहीं सुमेलित है? तो नहीं के बारे में याद रखिएगा, नहीं सुमेलित है। तो मूल कर्तव्य भाग किसमें है? मूल कर्तव्य के बारे में दिया गया है। तो मूल कर्तव्य के बारे में अगर बात की जाए
ठीक, तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग 4 का में है, ये हो गया। और बी नंबर देखेंगे, राज्य के बारे में 6 में दिया गया है। और भारत का महान्यायवादी, तो भारतीय संविधान के कौन से भाग 17 में। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग किसमें 14 में है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। ठीक, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसके बारे में ये महान्यायवादी का एक अलग महत्व होता है, तो कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का कौन सा बनेगा, सी। बाकी सबके सब सुमेलित है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग 4 में है, राज्य भाग 6 में है, याद रखना भाग 6 में। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान भाग के 14 में है। ये भाग से पूछे जाते क्वेश्चन, याद रखना। 45 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो भारतीय संसद की पहले सबसे बड़ी समिति लोक लेखा समिति दिया गया है ऑप्शन ए। बी नंबर प्रकरण समिति, सी नंबर लोक उपक्रम समिति, और डी नंबर दिया गया है याचिका समिति। तो इसमें से कौन सा सही होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो भारतीय सबसे बड़ी समिति कौन सी हो जाएगी, आपकी प्रकरण समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति मानी गई समितियों में। ठीक, जिसमें से कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं। समझा। प्रकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और 10 सदस्य हो जाते हैं आपके किसमें से, राज्यसभा से बनते हैं। ठीक, सॉरी किससे, राज्यसभा से। याद रखिएगा, प्रकरण समिति सबसे बड़ी समिति है। इसका जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था 1950 में। ठीक, कब किया गया था, 1950 में जी, 1950 में इसका गठन किया गया था। समझ में आया। एक इसमें मिस्टेक हो गया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं, समझ में आया। इसमें राज्यसभा के कोई सदस्य नहीं होते हैं, समझ में आया। ये सब के सब क्या होते हैं, लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। 30 के 30 सदस्य किसके होते हैं, लोकसभा के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।